Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about the microsporogenesis, that is the formation of microspores or male gametes. Male gametes are also known as microspores और pollen grains. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर्स या pollen grains या मेल गैमेट्स कुछ भी कह लो, ये कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? Production of male gametes. जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं या पॉलन ग्रेन भी कहते हैं. ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया. द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स, माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स. अच्छा, ये बनेगा कहाँ पर? मेल गैमेट्स और माइक्रोस्पोर्स स्टेमेन. ठीक है, तो एंथर में ही माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, एंथर में माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता है. ये मेल पार्ट है स्टेमेन बना हुआ एंथर और फिलामेंट से, और यहाँ एंथर में ही माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता है और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब कैसे होता है वो देख लो. तो सबसे पहले हम लोग फ्लावर के सेक्सुअल साइकिल में चलते हैं. फ्लावर का जो सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं. 3 स्टेजेस में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है. पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें इस स्टेज मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे उनके रिस्पेक्टिव पार्ट्स में. समझ में आ रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए तुम लोगों को गैमेट चाहिए, तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सिर्फ गैमेट का फॉर्मेशन होता है. दूसरा स्टेज है फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. समझ में आ रहा है? फर्टिलाइजेशन में होता है कि अब देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो गैमेट्स बने हैं मेल पार्ट में यानी कि स्टेमेन में माइक्रोस्पोर बना, इसी तरह फीमेल पार्ट यानी कि ओवरी में क्या बन गया? एग बना या मेगास्पोर बना. ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के जब न्यूक्लियस दोनों का फ्यूज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, तीसरा स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इन इवेंट्स में हम लोग क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जितना भी चेंजेस आएंगे फ्लावर में, उन सबको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में स्टडी करते हैं. जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा और वही जाइगोट फिर डेवलप होकर के एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो फिर डेवलप होकर फ्रूट्स और सीड्स बनाएंगे. ठीक है, तो इन सब का स्टडी हम लोग करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ
ठीक है, समझ में आ गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, तीनों स्टेज समझ में आ गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, इन तीनों स्टेजेस में सेक्सुअल साइकिल पूरा होता है एक फ्लावर का। तो इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स के बारे में, कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहला स्टेज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इन एंथर, और यहाँ होगा फीमेल में कहाँ बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या है, ओवरी क्या है, ओवरी पिस्टिल का या कार्पेल का एक पार्ट है। कार्पेल और पिस्टिल तीन चीजों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसके ओवरी में जाकर के फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इन एंथर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेल गैमेट को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, और फीमेल गैमेट को मेगास्पोर्स। ठीक है, तो माइक्रो वर्ड जहां लगा रहेगा इसका मतलब वो मेल के बारे में बात कर रहा है, और जहां मेगा वर्ड लगा रहेगा वो उसका मतलब फीमेल के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, और मेगास्पोरोजेनेसिस का जो भी वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। देखो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है कैसे, तो पहले ये जानने के लिए हम लोगों को एंथर का स्टडी करना होगा अच्छे से। देखो ये स्टेमन था, ये स्टेमन है, स्टेमन का ये पार्ट एंथर है। एंथर को अगर हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शन में काटें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एंथर का क्रॉस सेक्शन है। अब एंथर जो होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंथर is bilobed and डाइथिकस। देखो इन सब वर्ड का मतलब क्या होता है। एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। बाइलोब्ड का क्या मतलब है, तो अगर तुम लोग एंथर को ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है ना। इसमें कितने लोब हैं, 2 लोब्स हैं, है ना, तो इसीलिए इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और डाइथिकस मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन में काट दिए तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लोब जो है हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये 2 लोब हैं, ठीक है। हर लोब में क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं। थीका मतलब कंपार्टमेंट मान सकते हो। तो हर लोब में 2 थीका हैं, इसीलिए इसको डाइथिकस कहा जाता है। याद रखना, एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भी कुछ एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, चाहे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसीलिए जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और जो जो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ उस पर ज़्यादा जोर देना। एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें टोटल 4 थीका हो गए। हर थीका को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखेगा, देखो इसका वॉल जो होता है ना, वो 4 लेयर का होता है। 4 लेयर्ड वॉल होता है इसमें। तो बना देते हैं। सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। पहले से जानते होंगे कि सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस ही होता है। तो एपिडर्मिस बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद का जो लेयर होगा उसे हम लोग कहते हैं एंडोथीशियम। है। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, और उसके बाद आता है मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर्स मल्टीपल लेयर्स के हो सकते हैं। ये मल्टीपल लेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल लेयर्ड होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर्स, और ये मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर, चौथा नंबर वॉल लेयर का, उसको हम लोग कहते हैं टैपिटम। और ये टैपिटम जो है वो थोड़ा स्पेशल टाइप के सेल्स का बना होता है। इसका सेल्स का शेप देख रहे होगे, स्पेशल टाइप के सेल्स का बना होता है। इसके सेल्स जो होते हैं वो पिरामिडल शेप होते हैं। ठीक है, पिरामिडल शेप। तो अब इनको हम लोग लेवल कर देते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस।
सेकंड वाले लेयर को कहते हैं एंडोथीशियम शियम। ओके, फिर थर्ड वाले जो मल्टीपल लेयर्ड हैं उन्हें मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, टैपिटम। ठीक है, और ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, एंथर वॉल। समझ में आ गया? इसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यूज। इसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरो मतलब स्पोर, जीनस मतलब प्रोड्यूस करने वाला, जनरेट करने वाला। तो स्पोर को प्रोड्यूस करने वाला यानी यही है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, बाकी सब वॉल लेयर्स हैं, एंथर का वॉल बनाते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेशियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स एंड देन टैपिटम। इसमें से एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर्स का काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना है, जबकि टैपिटम का काम कुछ स्पेशलाइज्ड होता है, वो बताता हूँ अभी। यहाँ पर लिख देता हूँ, एपिडर्मिस प्लस एंडोथेशियम प्लस मिडिल लेयर्स, इन तीनों ही का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, प्रोटेक्ट द स्पोरोजिनस टिश्यूज। लास्ट वाला जो लेयर है टैपिटम जिसको कहते हैं, ये थोड़ा स्पेशल है, इस पर ध्यान देना। टैपिटम पिरामिडल शेप्ड, पिरामिडल शेप्ड होते हैं। और इसका एक खासियत क्या है, दे आर बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, दे आर बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, इनके सेल्स जो होते हैं वो बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं होते हैं। ठीक है, ऐसे जो हम लोग कोई सेल, टिपिकल सेल पढ़ते हैं, जैसे ये एक सेल है, तो एक टिपिकल सेल में हम लोग अभी तक जितने पढ़े हैं सब में एक न्यूक्लियस होता था। ठीक है, लेकिन टैपिटम एक ऐसा सेल है जो बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है हम फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। कि जो टैपिटम होता है वो थोड़ा अलग है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। और ये क्या है, तो प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन इसका एक और क्या काम है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, provide nutrition to the sporogenous tissue। स्पोरोजिनस टिश्यू को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये जो टैपिटम है तो वॉल लेयर ही, लेकिन इसका काम थोड़ा बाकी के लेयर्स से अलग होता है, हट के होता है। देखो इसका शेप भी अलग है ना, इसके सारे
जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाकियों से अलग है ना। ये जितने भी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, इनके सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है टैपिटम का जो सेल होता है वो बाईन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स से बने होते हैं, और इनका काम भी इन तीनों से हटकर होता है। क्या वो लोग क्या वाल लेयर है, और टैपिटम का काम होता है स्पोरोजिनस टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर देता हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इसको अच्छे से देख लेना। फिर नंबर आता है ये स्पोरोजिनस टिश्यूज का, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू से ही हम लोगों का असली लेना लेना है। स्पोरोजिनस टिश्यूज यही स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी मेल गैमेट यही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी कि स्पोर्स को, माइक्रोस्पोर्स को जन्म देने वाले सेल्स हैं, ठीक है। स्पोरोजिनस मतलब स्पोर को जनरेट करने वाले, कौन सा स्पोर? माइक्रोस्पोर को जनरेट करने वाले टिश्यू को स्पोरोजिनस टिश्यूज कहा जाता है। अब क्योंकि ये स्पोर्स को जन्म दे रहे हैं, और जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, मदर कहते हैं। तो इसीलिए स्पोरोजिनस टिश्यूज को और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉन एज, दे आर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग cells, thus they are also known as microspore mother cell और pollen mother cell, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यूज को इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। अंडरलाइन कर देता हूँ, स्पोरोजिनस टिश्यू को ही माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल कहते हैं। तो क्योंकि ये गैमिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, गैमिट प्रोड्यूस कर रहा है, और गैमिट प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सेल को क्या करना होता है? मियोसिस से गुजरना पड़ता है। यानी कि ये एक सेल है, कोई भी वेजिटेटिव सेल 2n होता है, पहले बता चुके हैं सेल डिवीजन के टाइम कि कोई भी सेल 2n होता है, 2n मानते हैं उसको। और जब वो मियोसिस से अंडरगो करता है, जब कोई भी सेल मियोसिस से अंडरगो करता है तो एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है। जब कोई भी सेल मियोसिस से अंडरगो करता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और हर सेल में, यानी कि जितने भी चारों सेल्स हैं उनका जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो आधा हो जाता है। यानी 2n था तो ये n होंगे, ठीक है। यही होता है मियोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेंगे, और दोनों सेल के प्लॉइडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि 2n था तो 2n ही होगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि दोनों के प्लॉइडी में इक्वल रहते हैं, 2n से 2n बनते हैं, तो इसीलिए दोनों इक्वल रहते हैं, 2n 2n, है ना। तो इसीलिए उन लोगों को कहा जाता है, माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और क्योंकि इसमें रिड्यूस हो रहा है नंबर, 2n से n हो गया है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन, ये इस बात को याद रखना। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यूज में जब मियोसिस होता है तब क्या होते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। 4 सेल्स जो कि गैमेट बनाते हैं ना, माइक्रोस्पोर बनाते हैं, इन्हीं चारों सेल्स को माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है।
तो जब स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होगा, मियोसिस से होकर गुजरेगा तो क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। और यही माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी इतना ही। आज हम लोग क्या पढ़ा हम लोगों ने कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के लिए जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाला जो सेल है, यानी कि एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि वो किस लेयर से बना हुआ है, आखिर जो माइक्रोस्पोर बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, इन सब के बारे में, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे हो रहा है। स्पोरोजिनस टिश्यूज तो हम लोग देख लिए हैं, अब स्पोरोजिनस टिश्यू आखिर किस तरीके से माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, और जो माइक्रोस्पोर बनता है वो कैसा दिखता है, उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, कैसे वो फीमेल प्लांट के पास जाता है। तो इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।